संपत्ति का श्रम सिद्धांत। आप कार्ल मार्क्स में पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। डेविड रिकॉर्डो का एक सिद्धांत है, वो है श्रम का मूल्य सिद्धांत। लेकिन जॉन लॉक का सिद्धांत है संपत्ति का श्रम सिद्धांत, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक तो मुझे ये बताइए कि जॉन लॉक निजी संपत्ति का समर्थन करता है कि विरोध करता है? समर्थन करेगा, क्योंकि जॉन लॉक के बारे में जितना थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, आप जानते होंगे ना, व्यक्तिवाद के समर्थक है, उदारवाद के समर्थक है, पूंजीवाद के समर्थक है। तो जब पूंजीवाद के समर्थक है तो सीधी बात है निजी संपत्ति का समर्थन करेगा, ठीक है। और जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा कहा जाता है इसे। तो संपत्ति के जो अधिकार है उस पर सबसे ज्यादा जोर देता है। आप जानते होंगे प्राकृतिक अधिकारों का विचार दिया था जॉन लॉक ने। कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए? 3 प्रकार के, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। और इन तीनों में से भी वो सबसे ज्यादा जो जोर देते हैं वो संपत्ति के अधिकार पे देते हैं। और कई बार उन्होंने अपने इस किताब में बाकी के 2 अधिकारों को संपत्ति के अधिकार में ही शामिल कर लिया, कि बाकी दोनों अधिकार संपत्ति का अधिकार ही है एक तरीके से, क्योंकि मानव का जीवन भी उसकी ही संपत्ति है। हम पढ़ेंगे आगे, देखिए उसने किस तरीके से इस प्रकार की बात की। संपत्ति का श्रम सिद्धांत क्या है उसको समझना आप। जॉन लॉक कहता है कि किसी संपत्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब निजी संपत्ति की उत्पत्ति। संपत्ति तो भरी पड़ी है, पूरी दुनिया में जो कुछ भी है वो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी कब बन जाती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब उस पर उसका अधिकार, उस पर उसका स्वामित्व कब हो जाता है, कैसे हो जाता है? कैसे कोई वस्तु जो पहले उसके पास नहीं थी, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है, कब बन जाती है, उसके बारे में कहता है। यही उसका सिद्धांत संपत्ति का श्रम सिद्धांत है। वो कहता है कि देखिए प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब की सामूहिक स्वामित्व की चीजें हैं, सबका सामूहिक अधिकार है उस पर। प्राकृतिक वस्तुओं पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, लेकिन उसका व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है। जब तक किसी व्यक्ति के अधिकार में वो नहीं है तब तक वो प्राकृतिक संपत्ति है। समझ गए? प्रकृति में जो भी चीजें, वो सबका समान अधिकार है उनके ऊपर। लेकिन कोई भी वस्तु उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कब बन जाएगी? जब वो व्यक्ति अपना श्रम, अपनी मेहनत वो उसके साथ मिला देगा। जब वो अपनी मेहनत से मिलाकर उसे प्राप्त कर लेगा तो वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत का मतलब यह है, श्रम किसी संपत्ति को, मतलब संपत्ति के निजी होने का या प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का सबसे मुख्य आधार क्या है? श्रम है। किसी व्यक्ति के द्वारा की गई मेहनत वो उस वस्तु को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कि जैसे उदाहरण देता है वो, जैसे प्राकृतिक संपत्ति पूरी जितनी भी, मान लीजिए जिस किसी के व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, जो प्रकृति में है, जंगल है मान लीजिए, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं और हैं, सबका सामूहिक अधिकार, प्राइवेट नहीं है वो। अब मान लीजिए वो कह रहा है कि किसी पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, सबका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई व्यक्ति उस पेड़ पे चढ़ के किसी फल को तोड़ लेता है, तो अब वो जिस फल को उसने तोड़ा, अब वो फल उसका हो गया, क्योंकि उसने उसको तोड़ा है। अरे छोटे जब बच्चे झाड़ी के बेर तोड़ते हैं, बताइए, या फिर मान लीजिए कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़कर, सांगरी नहीं तोड़ी हुई क्या? तोड़ी हुई है। या फिर पेड़ के ऊपर आप जानते हो ना, खेजड़ी के पेड़ पे गोंद लगता है, तोड़ा हुआ है या वंचित रह गए? आज के समय के बच्चे वंचित रह गए उस आनंद से। तो वो जब तक लगा हुआ है तब तक तो सबका अधिकार, ऐसा होता है। और पेड़ के ऊपर चढ़ के जैसे उसको तोड़ा, अब क्या कोई किसी दूसरे का हो जाता है क्या? वो लड़ मरेगा उससे। यहाँ चिपकाते थे ना उसको, नीचे वाले को भी नहीं फेंक के देते थे। कोई एकदम बहुत विश्वसनीय तब तो नीचे फेंक देते थे, वो कैच कर लेता था उसे, उस गोंद को। वरना क्या करते थे? यहाँ चिपकाते थे। वो चिपकता तो है ना वो गोंद, यहाँ चिपका लेते थे और बहुत सारा ऐसे चिपका के फिर नीचे उतर आते थे। तो वो क्या हो गया? उसका अपना हो गया ना वो। पहले किसका था?
सबका था, कोई तोड़े चाहे। अब किसका हो गया? उसका अपना हो गया। सांगरी तोड़ी, उसकी अपनी हो गई, अपने घर लेके आ गया वो। अब मान लीजिए उसने तोड़ी, उससे पहले तो कोई तोड़ लेके जा सकता था उसको, तोड़ने के बाद उसने जैसे थैला भरा और घर के लिए रवाना हो गया। अब कोई दूसरा कह दे कि अरे आदि मुझे दे, मेरा भी तो अधिकार है इसके ऊपर, तुमने अकेला कैसे लेके जा रहा है? बताओ क्या करेगा? दे देगा क्या? वो नहीं देगा। वो कहेगा मेरी अपनी है। क्यों? तुम्हारी कैसे है भाई? कैसे है? वो पेड़ उसका है क्या? उसका नहीं है। केवल इतना ही तो हुआ कि उसने मेहनत करके उसको प्राप्त कर लिया है, तो वो किसकी हो गई? उसी की हो गई। ये संपत्ति का श्रम सिद्धांत है। जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूं कि मान लीजिए किसी का प्राइवेट खेत है, किसी का अपना खेत है खुद का। उस खेत में अगर मान लीजिए जो कुछ भी वो पैदा करे अपनी मेहनत से, वो उसी का होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, उसी का हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो खुद मेहनत उस पर नहीं कर रहा है, अब उसने किसी और आदमी को अलाउ कर दिया कि भाई तुम जाके इजारेदारी में बांटा बाबा ने खेत, कि तुम उसमें मेहनत करके और उगा लो जो भी। अब वो व्यक्ति जब श्रम करेगा उसके ऊपर और अपने श्रम से उसे प्राप्त करेगा, तो उसमें उसकी हिस्सेदारी हुई कि नहीं हुई? लेकिन हम कहते हैं ना, उसमें आधा हिस्सा उसका हो जाएगा। आधा हिस्सा उस जमीन वाले व्यक्ति का इसलिए क्योंकि उस जमीन पर अधिकार पहले से उसका है। उस जमीन को प्राप्त करने के लिए पहले से श्रम उसने कर रखा है। जो जमीन उसे जो प्राप्त हुई ना, वो श्रम से उसने प्राप्त की थी पहले। और अब उस पे जो धन उगा रहा है, वो जो अनाज उगा रहा है, वो अनाज उसकी मेहनत से उगा है। तो वो जमीन वाला कहते मैं तो सारी लूंगा, संभव है क्या? ये नहीं है। या वो कह दे कि मैंने उगाया तो सारा मैं लूंगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मेहनत लगी हुई थी, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या संपत्ति का श्रम सिद्धांत लोक का समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये संपत्ति का श्रम सिद्धांत है। ये जॉन लोक कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है? उसका श्रम है। जो वस्तु मेहनत से किसी व्यक्ति ने, किसी प्राकृतिक अधिकार वाली किसी वस्तु को अपनी मेहनत से मेहनत मिक्स कर दी अगर उसमें किसी व्यक्ति ने, तो वस्तु किसकी हो जाएगी? उसी की हो जाएगी। ठीक है, ये जॉन लॉक कहता है। लेकिन वो कहता है कि देखिए, इस पर 3 प्रकार की सीमाएं हैं। संपत्ति के श्रम सिद्धांत पर 3 सीमाएं हैं। कौन कौन सी? वो सीमाओं को गिनाता है, और सीमाएं हैं 3। कौन कौन सी है? वो कहता है पहली सीमा है, वो है श्रम सीमा। श्रम सीमा का मतलब क्या है? कि किसी व्यक्ति को केवल वही वस्तु प्राप्त होगी जिस वस्तु में उसका श्रम मिला है, और केवल उतनी ही वस्तु प्राप्त होगी जितनी वस्तु में जिस मात्रा में उसका श्रम मिला है। जिस वस्तु में उसका श्रम नहीं मिला है, वो वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। खेजड़ी के नीचे वाले शाखा पे ही जाके आपने वो तोड़ा, उसी में आपका वो श्रम मिला, वो आपका हो गया। ऊपर वाले में आपको डर लगा, उस पे भी लगा हुआ था, वहां आप नहीं गए, उसको नहीं तोड़ा, उसमें आपका श्रम नहीं मिला हुआ, वो आपका नहीं है। समझ रहे हैं आप? केवल उसी वस्तु में आपका, जिसमें श्रम मिला हुआ है, वो वस्तु आपकी है। जिसमें आपका श्रम नहीं मिला हुआ, वो वस्तु आपकी नहीं है। जिस सीमा तक श्रम मिला हुआ है, उसी सीमा तक आपकी वो वस्तु है। समझ गए? जितना श्रम उतनी प्रॉपर्टी, यही तो हुआ। तो उसी मात्रा में प्रॉपर्टी मिलेगी जिस मात्रा में आपका श्रम मिला हुआ होगा। जिसमें श्रम नहीं मिला हुआ, वो आपकी नहीं है। समझ गए? एक सीमा। दूसरी सीमा है पर्याप्तता की सीमा। पर्याप्तता की सीमा क्या होती है? लोग कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल उतना ही मिलना चाहिए, उतना ही मिले जितनी उसे आवश्यकता है। बाकी की वस्तुओं को दूसरों के लिए छोड़ दे। बाकी को उसे वो दूसरों के लिए छोड़ना है, मतलब इकट्ठा नहीं करना है। केवल उतना ही जितना उसके लिए पर्याप्त है, जितनी आवश्यकता है। मतलब यह कि संग्रह नहीं करना है। समझ गए? जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही।
उससे ज्यादा नहीं। पर्याप्तता की सीमा, जितनी पर्याप्त है, आवश्यकता है उतना। ठीक है। तीसरा वो कहता है विनाश की सीमा। दूसरा और तीसरा लगभग आपस में मिला हुआ है मामला, कि किसी वस्तु को आप उस सीमा तक, उस मात्रा तक इकट्ठा नहीं कर सकते, उस मात्रा तक आपके पास नहीं होनी चाहिए, प्राप्त नहीं करनी चाहिए, कि बगैर उपयोग किए वो चीज विनाश हो जाए, बगैर उपयोग किए उस वस्तु का, वो वस्तु वो समाप्त हो जाए। आपने प्राप्त कर लिया तो उसका पूरा उपयोग करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने प्राप्त कर लिया का मतलब अब दूसरा भी नहीं ले सकता, और वो आपके पास बिना उपयोग किए ही वो क्या हो जाए, विनाश हो जाए उसका। तो आपने प्राप्त भी किया, तो प्राकृतिक वो जो संपत्ति थी, अगर आपके पास बगैर उपयोग किए वो समाप्त हो गई, इसका मतलब उसका दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो विनाश की सीमा है, आप अगर उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वो बगैर उपयोग के विनाश नहीं होना चाहिए उसका। इसका मतलब दोनों साथ ही है, मतलब ज्यादा हो जाएगी चीजें तभी तो उसका विनाश होगा। मतलब लेकिन वो ये भी कहता है एक बात साथ में, कि अगर कोई व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो उस संपत्ति का बगैर उपयोग के विनाश नहीं हो जाना चाहिए। मतलब विनाश होने से पहले उसका उपयोग करना जरूरी है। इसका मतलब उसे उसी सीमा तक रखना है जितनी उसके लिए आवश्यकता है। दोनों संबंधित है आपस में। लेकिन एक बात और ये भी कहता है कि अगर कोई वस्तु बगैर किसी प्रकार के उपयोग किए, किसी ने उपयोग नहीं किया और उसको हमने प्राप्त भी नहीं किया और वो वहां पे विनाश हो गई, तो उस वस्तु को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको रखना यह होगा कि वो समाप्त ना हो, बगैर उपयोग किए वो विनाश ना हो। उस सूरत में आप उसे प्राप्त करें, मतलब ये पर्याप्तता की सीमा वहां पे हट जाएगी। वो कोई वस्तु अगर आपके पास आ गई वो विनाश हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो किसी के पास नहीं आई और उसका विनाश हो गया, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसे खुद ले लो, लेकिन बगैर उपयोग के विनाश मत करो, होने दो उसको। ये बात समझ में आ रही है आपके? श्रम की सीमा है पहली, पर्याप्तता की सीमा है दूसरी, की बगैर मतलब आपको उतना ही लेना है जितना कि आवश्यक है आपके लिए, मतलब वो उतनी सीमा में संग्रह ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है विनाश की सीमा, मतलब वही वस्तु आपके पास आ गई तो उसका विनाश नहीं होना चाहिए बगैर उपयोग किए। उपयोग करना जरूरी है आपको उसको। अगर आपने इकट्ठा कर लिया और वो बगैर यूज किए खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ये सीमा है। लेकिन कोई वस्तु किसी ने नहीं ली और वो वहीं पे समाप्त हो गई, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसे ले लो और उसका यूज कर लो, लेकिन आपके पास लेने के बाद भी विनाश नहीं होना चाहिए उसका। वो जो वहां विनाश हो रही थी या आपके पास विनाश हो रही है, दोनों अलाउ नहीं है। वहां विनाश हो रही थी, इससे अच्छा है कि आप ले लो उसको और उसका उपभोग कर लो। समझ गए? तो अब यहां समझना आप कि यहां ये जो दोनों सीमाएं हैं, दोनों सीमाओं का बहुत ज्यादा तुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चीजों को जरूरत से ज्यादा आप संग्रह कर सकते हो, ये कह रहा है। संग्रह कर सकते हो, लेकिन संग्रह करने की शर्त एक ही है कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। समझ गए? और यूज कब करना है? उससे पहले करना है कि जिससे पहले वो विनाश ना हो जाए। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो कि विनाश नहीं होती कभी भी, इसका मतलब उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकते हो। इसका मतलब यही तो हुआ, विनाश होने से पहले भी यूज करना है। अब वो विनाश कभी होगी नहीं, इसका मतलब मैं चाहे यूज करूं चाहे ना करूं, ले ही सकता हूं। बात समझ में आ रही है आपके? तो ले ही सकता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जॉन लॉक का यह सिद्धांत तब यह सीमा प्रभावी नहीं रही जब मुद्रा की उत्पत्ति हो गई। जब मुद्रा का चलन हो गया, भाई आपके पास मान लीजिए कि दूध है, दूध आपके पास डेयरी फार्म है, दूध निकाला आपने, या फिर मान लीजिए जितने पशु है जैसे भी है, आपने दूध निकाला। अब वो कह रहा है कि उस मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना कि विनाश होने से पहले यूज कर लें। आपने पूरा का पूरा दूध रख लिया, अब वो तो कल तक खराब हो जाएगा, तो उसको आप रख नहीं सकते।
उसको आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लो ही मत, अगर लो तो पूरे को यूज करो आप। लेकिन जैसे ही मुद्रा की उत्पत्ति हुई, आपने दूध बेचा, पैसे आ गए, अब पैसे खराब होंगे क्या? बताओ, पैसे खराब नहीं होंगे। पैसे कल भी खराब नहीं होंगे, पैसे परसों भी खराब नहीं होंगे, और कभी खराब नहीं होंगे। मतलब आराम से उसे आप रख सकते हो। और अगर आप रख सकते हो, इसका मतलब उनके विनाश होने से पहले आपको यूज करना वो पैसे, ये लोग कह रहा है, लेकिन कब करना है? आप अपनी मर्जी से। लेकिन उससे पहले जब वो खत्म हो जाए, विनाश हो जाए उससे पहले, तो वो तो विनाश होंगे ही नहीं। तो मतलब जब जी चाहे आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब विनाश की सीमा और पर्याप्तता की सीमा, ये दोनों ही सीमाएं एक तरीके से इनका कोई अर्थ नहीं रहा। केवल एक सीमा रही, श्रम सीमा। जो जिस व्यक्ति ने जितनी मेहनत की, वो वस्तु उसकी। इसका मतलब यही हुआ। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज में मेहनत नहीं की, श्रम नहीं मिलाया, उस वस्तु पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब जो व्यक्ति ने अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धि से, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जो कुछ भी प्राप्त किया, उसका उसके ऊपर अधिकार है। उस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को देना वो गलत है। समझ गए? स्वत्व मूलक आप पढ़ेंगे ना आगे, स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद, सीबी मैकफरसन ढूंढेगा इसमें, इन्हीं में से आएगा वो निकल के। इसका मतलब जो व्यक्ति ने जितनी मेहनत की, उसके पास जितनी संपत्ति हो सकती है, इतना ही। ऐसा ही तो हुआ कि जो उस अपनी मेहनत से जितनी मेहनत लगाएगा, वो उसी वस्तु उसकी। पहली सीमा ही हुई बस उस व्यक्ति के पास वो वस्तु नहीं आ सकती जिसमें उसने मेहनत नहीं की है, श्रम नहीं मिलाया है, वो व्यक्ति उसके पास नहीं आ सकती। केवल एक ही सीमा रही। दूसरी और तीसरी सीमा का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव रहा नहीं मुद्रा के चलन के बाद, और वो तो लोक के पहले ही मुद्रा चल गई थी। तो लोक ने ये सीमा लगाई जानबूझ के, लेकिन उसे पता है कि मुद्रा की बात थी, इसलिए वो सीमा निराधार। तो पहली सीमा श्रम सीमा, दूसरी पर्याप्तता की सीमा की आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना है, उतनी ही चीजें जितनी पर्याप्त है। तीसरी विनाश की सीमा की विनाश होने से पहले आप उसको यूज करें। अगर विनाश होने से पहले यूज नहीं कर सकते तो आपके पास वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये विनाश की सीमा। लेकिन कोई वस्तु अगर बगैर आपके आधिपत्य के अगर प्राकृतिक रूप से ही समाप्त हो रही है, विनाश हो रही है, तो आप उसे इस शर्त पे ले सकते हैं कि वो आप उसको विनाश होने से पहले उसका यूज कर लें। समझ गए? और विनाश होने से पहले यूज करने का मतलब है कि मुद्रा के चलन के बाद में ये सीमा समाप्त एक तरीके निष्प्रभावी हो गई। क्या ये मुद्रा, ये श्रम के ऊपर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो 3 सीमाएं, निजी संपत्ति पर 3 सीमाएं जो लगाता है, आपकी समझ आ रही है बात? ये संपत्ति का श्रम सिद्धांत है।